हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू जनरल सिराशिक। आज सीए फाउंडेशन का फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। और एक दो लेक्चर्स होंगे इसमें। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के कुछ है ना 2-3 सम्स ही है, तो आई वुड सजेस्ट कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए आप फर्स्ट ईयर का जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के सम्स है उससे ज्यादा प्रैक्टिस करो विजन क्लियर करने के लिए, ठीक है। बाकी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिमिटेड सम्स, 1-2 सम्स दिए, तो जितने सम्स फाउंडेशन के अंदर आपको दिया आईसीए की बुक के अंदर, मैं उतना सारा सम्स करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए आज देखते हैं आज क्या सीखने मिलने वाला है। आई होप पिछले क्लास का सम्स अच्छे से क्लियर है आप लोग को। पी ले बेटा पी ले। भाई ये सब हो गया, सब हो गया। ये बिरला वाला भी हो गया था ना। हाँ ये मिसिंग फिगर वाला भी वैल्यूज, यस ये हो गया है ना। ये भी सम हो गया है शायद, तो फिर और क्या बच गया, और रहेगा ना। यस और भी है ये वाला सम। चलिए प्रिपेयर, क्या बात है, बात की और मैन्युफैक्चरिंग आ गया। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर विमल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो अजय देवगन ने बोला है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए, जरा ध्यान देंगे। बहुत अच्छा दिया। जुबा केसरी है ना, बेशर्मो, ध्यान दो यहाँ पे। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बिकॉज कुछ स्टूडेंट जैसे जो फर्स्ट ईयर में क्लासेस में आते तो उनको आइडिया नहीं रहता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है, तो उनके लिए एक बार गाइडेंस दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता क्या है? श्रेयस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मतलब होता है जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब तक फाइनल अकाउंट में हम लोग सर्च क्या कर रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, और उसी के अंदर गुड्स का, फैक्ट्री का सब खर्चा लिखते थे। तभी मैंने गर्लफ्रेंड नाम लिखा था, गुड्स एंड फैक्ट्री, है ना माया, बराबर। तो मैं गुड्स के जो भी एक्सपेंसेस होते थे वो सब मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिखता था। बट अब मैन्युफैक्चरिंग अलग और ट्रेडिंग अलग। हम क्या कहेंगे भाई, डिपार्टमेंट अलग कर दो, फैक्ट्री का डिपार्टमेंट अलग करो, जब सामान बन जाएगा तो हम ट्रेडिंग के अकाउंट में लाएंगे और फिर उसका ट्रेडिंग चालू करेंगे। तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, तो आप ये ध्यान में रखो, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है इसमें रॉ मटेरियल आता है जिसपे काम होता है, और काम होने के बाद गुड्स फिनिश बन जाता है, वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो स्टॉक में कितने टाइप के स्टॉक होंगे आपके पास? 3 नॉर्मल। अब तक जब भी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो जो स्टॉक रहता था बाय डिफॉल्ट कौन सा स्टॉक होता था? फिनिश गुड्स। अभी जब भी स्टॉक दिया जाएगा तो उसका टाइप दिया जाएगा कि वो कौन सा टाइप का स्टॉक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, WIP का स्टॉक है, या फिनिश गुड्स का स्टॉक है। जैसे ओपनिंग डेबिट होता है, क्लोजिंग क्रेडिट, तो यहां पे भी सेम है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्रेडिट साइड पे जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP डेबिट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP क्रेडिट में जाएगा। लेकिन ये दोनों चीज जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। रॉ मटेरियल या WIP, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल है, कच्चा माल फैक्ट्री में बनता है, इसलिए रॉ मटेरियल का स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग में, WIP का स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन फिनिश गुड्स का स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। ये फर्क समझ में आया? उसके अलावा जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, सब खर्चा अब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। सब खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी एक्सपेंसेस है, वेजेस, कैरेज, कोल, पावर, फ्यूल, ये सब चीजें, गैस, ये सब चीजें कहां जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग में। इन शॉर्ट जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखते थे सब खर्चा अब चले जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग में क्या आएगा? ट्रेडिंग में सिर्फ फिनिश गुड से रिलेटेड चीजें ही आएगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, परचेज ऑफ फिनिश गुड, सेल्स ऑफ फिनिश गुड, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड, रिटर्न आपने परचेज किया तो रिटर्न, सेल्स किया है तो रिटर्न, ये फिनिश गुड्स का जो भी आएगा सब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और फिर हमको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अंडरस्टूड? रिमेनिंग ऑल योर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का सब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, ऑफिस का सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्लियर है? अपने को अभी सिर्फ बोला है क्या प्रिपेयर करो, मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, और उसी से रिलेटेड अपने को इंफॉर्मेशन दिया है। तो इन द बुक्स ऑफ विमल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पर्टिकुलर रुपीज बनाओ, तो यहाँ पे यूनिट्स और अमाउंट का कॉलम बना है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार रुपीज का अंदर भी काम हो जाता है, यूनिट्स बनाना जरूरी
नहीं है। अब ये जिसने टाइप किया उसने जैसा टेक्स्ट बुक में वैसा टाइप करके दिया है, इसलिए यूनिट का कॉलम दिख रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया है, ये विमल रन अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप। Following details are available in respect of his manufacturing activity for the year ended 31st March 22. Opening WIP 1000 यूनिट और उसका कॉस्ट कितना है 16। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक डेबिट और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, तो 2 ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्योंकि यूनिट्स का कॉलम बना है तो बना लिख देता हूं यूनिट में, नहीं तो नहीं बनाता तो मैं लिखता नहीं, सीधा कॉस्ट लिखता, कितना 16,000। समझाइए। फिर दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 12,000 यूनिट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट है तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आ जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कितना है 12,000 और कॉस्ट कितना 20,000। समझ में आ गया ये। फिर आगे दिया है ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्रीज, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी डेबिट साइड पे, तो हम लिखते हैं इसको टू रॉ मटेरियल कंज्यूमिंग हेडिंग डालते हैं, उसी के अंदर हम लोग दिखाएंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, सीधा सीधा कॉस्ट दिया है 1,70,000, तो मैंने देखो यहां पे नहीं इनर में लिखा क्योंकि इसका एक फॉर्मेट है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, इस चीज से अपने को मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। समझ में आया ये। तो अपने को पहले तो ओपनिंग स्टॉक का रुपीस मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है तो थोड़ा जगह छोड़ देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। समझ में आया क्या। परचेज किया है, क्या परचेज किया रहेगा, रॉ मटेरियल ही परचेज किया रहेगा, कितना है 8,20,000। समझ में आ गया। उसके बाद दिया है हायर चार्जेस, मशीन को अपन ने भाड़े पे लिया है तो ये कौन सा एक्सपेंस है, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है, तो फैक्ट्री एक्सपेंस मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, तो हमने मशीन भाड़े पे लिया है कितना एट द रेट 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर। जितना यूनिट मैन्युफैक्चर करोगे हर यूनिट पे कितना खर्चा आएगा, 0.60 का खर्चा आएगा। चलिए तो फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे हायर चार्जेस ऑफ मशीन 5 लाख यूनिट एट द रेट 0.60, ये 5 लाख कहां से आया है, यूनिट प्रोड्यूस में दिया है, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है 5 लाख। उसने क्या बोला, जितना यूनिट मैन्युफैक्चर यानी कि प्रोड्यूस करोगे उसके पर 0.60 का खर्चा आएगा, तो 5 लाख इंटू 0.60 कर दिया, 3 लाख रुपए का हायर चार्जेस का खर्चा आ गया। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस हायर चार्जेस ऑफ मशीन कितना डाल दिया 3 लाख। समझ में आ गया ये। फिर आगे बढ़ते हैं, हायर चार्जेस फॉर फैक्ट्री डायरेक्टली दे दिया है तो टू हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री कितना 2,20,000। समझा ये। नेक्स्ट उसके बाद डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड एट द रेट 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ, आगे कुछ दिया है क्या, क्लोजिंग WIP शायद ऐसा रहेगा, तो ये इसके साथ ही रहेगा। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है 0.80 ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर एंड 0.40 ऑफ क्लोजिंग WIP। तो डायरेक्ट वेजेस का भी कैलकुलेशन, 5 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर किया है इंटू 0.80 किया 4 लाख एंड क्लोजिंग WIP 12,000 यूनिट है एट द रेट 0.40 कितना आ गया 4,800। ये टोटल मिलाऊंगा तो टोटल डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा, तो डायरेक्ट वेजेस 4,04,800। समझ में आया ये या बाउंसर गया, समझा पक्का। डायरेक्ट वेजेस में 80 पैसे जितना मैन्युफैक्चर किया है एंड 40 पैसे क्लोजिंग WIP का। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये भी फैक्ट्री का ही एक्सपेंसेस है, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा डाल दिया। ठीक है, कितना डाला है 1 लाख और कुछ नहीं सर, खत्म हो गया। अब इसका टोटल लिया, इसमें से माइनस किया, आउटर कॉलम में रुपीस आ गया। कौन सा साइड ज्यादा है सर, यही ज्यादा है, यूनिट्स का टोटल नहीं करना है यहाँ पे, तो कॉस्ट का टोटल लिया 19,20,800, सेम लिखा 19,20,800, उसमें से 20,000 माइनस करोगे 19,08,000। अब यूनिट प्रोड्यूस कितना था 5 लाख, अगर आप लिखना चाहो तो लिखो वहां पे, नहीं तो जरूरी नहीं है। अब ये जाता है किधर, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लिखा है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर।
फिनिश गुड्स ही आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, बता दिया। तो इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। इधर क्रेडिट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। दिस वाज योर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। समझा ये? पक्का समझा है? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट सम। रेडी? From the following particular extracted from the books of Ganguly, prepare trading and profit and loss account and balance sheet after making necessary adjustment. Normal trading profit and loss account ही बोला है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बना दिया है, और एक बाजू अपन बना लेंगे बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न। बेसिक्स ऑफ फॉर्मेट, टू बैड डेज वगैरह लिखना तो लिख सकते हो। मार्किंग करते हैं। गांगुली का कैपिटल लायबिलिटी साइड कैपिटल में, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, रेंट, सैलरीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, इंटरेस्ट पेड, वेरी गुड। प्रॉफिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, बराबर है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश विथ ट्रेड बैंक, कैश असेट होता है। डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट असेट। फर्नीचर असेट, डिस्काउंट अलाउड। जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स, असेट, ड्रॉइंग, कैपिटल में से माइनस। मार्किंग क्लियर है? ऐसा कोई मार्किंग जो नहीं समझ में आया? अंजलि एडजस्टमेंट में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है। मार्किंग अगर किया, एडजस्टमेंट नहीं किया है लोग ने तो कोई नहीं, हम लोग डायरेक्टली कर देंगे एक एक करके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मार्किंग यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। सबसे पहला कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट मतलब लायबिलिटी साइड पे। गांगुली कैपिटल 5,40,500 इनर कॉलम, बराबर है। फिर स्टॉक, कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। तो भाई यहाँ पे आ जाऊंगा, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2,34,000। फिर है सेल्स, यहाँ पे आ जाएगा इनर कॉलम में सेल्स 14,48,000। सेल्स रिटर्न 43,000 देख लो आपके टेक्स्ट बुक में अमाउंट 43, वहां पे 58 दिख रहा है। जरा एक बार चेक करना एडजस्टमेंट है क्या, कुछ एडजस्टमेंट है क्या, देख लो बेटा। दिस इंक्लूड गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर ऑन 31st। यस है, इधर है इधर, नहीं कोई नहीं। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2022 was 3,90,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? 3,93,000। दिस इंक्लूड, इसके अंदर है गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर ऑन 31st, मतलब जो गुड्स बेचा था वो रिटर्न हुआ, तो ये सेल्स रिटर्न हुआ। कितने का गुड्स रिटर्न किया है? 15,000 रुपए का। तो इधर रिटर्न कितना था? 43, और ये कितना है? 15। अब 15 का दो इफेक्ट तो देना ही पड़ेगा, एक इफेक्ट तो इसमें आ गया, समझ में आया? दूसरा इफेक्ट देने का बाकी है, किसमें इंक्लूडेड है? क्लोजिंग स्टॉक में, तो क्लोजिंग स्टॉक से भी निकालेंगे। समझ में आया ये? पक्का समझा? 100%। चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है सेल्स रिटर्न के बाद परचेज। भाई परचेज डाल दिया 12,15,500। रिटर्न्स कितना है? 29,000। रिटर्न्स कितना है? 29,000। समझा? अभी भी मैंने 15,000 का एक ही इफेक्ट दिया, यहाँ पे 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक से निकालने का बाकी है। आगे परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, कैरेज इनवर्ड डायरेक्टली आउटर कॉलम। रेंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया 28,500। सैलरीज आ जाएगा 46,500। डेटर्स आपका असेट है, असेट साइड पे डेटर्स, इन लोगों ने वर्किंग बनाया है 1,20,000 डेटर्स। फिर और सारे एडजस्टमेंट्स है। एडजस्टमेंट अभी मैं सॉल्व खाली एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो आप इनर कॉलम में यहाँ पे लिख के बाद में भी सॉल्व कर सकते हो। एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ क्या है, ध्यान दो। परचेज इंक्लूड फर्नीचर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लोन फ्रॉम गांगुली हो गया। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड ₹10,000 ड्यू टू हिम। मतलब 20,000 रुपए के जो कस्टमर है जिसका नाम है रॉबर्ट, 20,000 रुपया वो मेरे पास से उधार लेके गया है, और मैंने उसके पास से कितने का उधार लिया है, और मुझे उसको देने का कितना है? 10, उससे लेने का कितना है? 20। तो मैं क्या बोलूंगा? अपना 10-10 हिसाब एडजस्ट कर दे। क्रेडिटर्स में से हटा दो, डेटर्स में से हटा दो, कितना? 10,000 बचेगा कितना? 10,000। तो हम लोग यहाँ पे से पहले 10,000 निकाल देते, यहाँ पे 10,000 निकाल दिया।
एडजस्टेड ऑफ द डेटा। 10,000 समझ में आया, 15,000 पे फोकस मत करो, 10,000 निकाल दिया, ये समझ में आया क्योंकि मैंने आधा ही एडजस्टमेंट रीड किया है। ये 10,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्रेडिटर्स में से भी माइनस होगा। समझा मैंने क्या बोला है? आगे बढ़ता हूं। ड्यू, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड मिल गया, प्रोवाइड इंटरेस्ट पेएबल हो गया, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट at the rate 5% on the balance under sundry debtors. No such provision needed to be made for deposits. अभी एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, डेटर्स के ऊपर। तो देखो 1,20,000 में से अगर मैं 10,000 निकालता हूं तो बचता कितना है, 1,10,000। 1,10,000 के ऊपर कितना परसेंट बैड डेब्ट्स है, 5%। तो 1,10,000 का 5% निकालो, कितना आ रहा है, 5,500। इधर आएगा 5,500 सेल्स। अच्छा नहीं, वो तो डेटर्स का है ना। 5,500। एक एडजस्टमेंट रह गया था अपना सेल्स वाला, मैं वही बोला कुछ तो मिसिंग है। आपको याद होगा 15,000 मैंने बताया था, सेल्स कस्टमर ने रिटर्न किया था, मुझे याद है। तो मैंने उसको डेटर्स में अपने थे कस्टमर, तो 15,000 वो निकाल दिया। सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड 15,000 निकाला, फिर 1,05,000 बच गया। 1,05,000 में 10,000 माइनस कर दिया तो डेटर्स कितना बच गया, 95। अभी 95 का कितना परसेंट निकालोगे, 5% निकालो। तो यहाँ पे संडे डेटर्स का पोस्टिंग कितना किया है, 95, और बाद में हम इसके ऊपर बैड डेब्ट्स कितना दिखाएंगे, 5%। अंडरस्टूड? हाँ सर, फिर 15,000 जो आपने निकाला इसका और क्या करेंगे, सेल्स में से, रिटर्न में से निकाल दिया है, कस्टमर में से भी निकाल दिया है। डन है इतना? क्लोजिंग स्टॉक का करवाऊंगा। इतना समझ में आया, हाँ या नहीं? पक्का? तो डेटर्स 1,20,000 नहीं लिख के 95 लिखा, ये कैसे लिखा समझा? अब 1,20,000 इधर लिखो, सेल्स रिटर्न माइनस करो, खाली 10,000 का भी इफेक्ट देने का बाकी है। किस में से माइनस होगा, क्रेडिटर्स में से। सन्डे डेटर्स के बाद क्या है, क्रेडिटर्स ही है। क्रेडिटर्स कितना है, 64? नहीं सर, 74 है। 74 में से 10,000 अगर मैं निकाल दूंगा तो बचेगा कितना, अंडरस्टूड? प्रेजेंट नहीं किया बट मैंने इधर इफेक्ट बता दिया। 10,000 इसमें से निकाल दिया, 10,000 74 में से भी निकाल दिया। आप 74 इनर कॉलम में लिखो, लेस डेटर्स एडजस्ट करो, 10,000 आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 64। 74 लेस कस्टमर 10,000, तो वर्किंग क्यों बताएंगे अपन? लॉजिक क्लियर हो रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? तो 64 क्यों आया समझ में आया? आप 74 लिख के लेस 10,000 करके 64 करो, वन एंड द सेम। डन है, आगे बढ़ेंगे। लोन फ्रॉम देना बैंक, फ्रॉम मतलब हमने लिया है, तो अपनी लाइबिलिटीज है, तो लोन फ्रॉम देना बैंक 1,00,000 रुपए। हाँ वो भी बता रहा हूं ना मैंने, अभी सेल्स में से माइनस किया, डेटा से माइनस किया, अभी क्लोजिंग स्टॉक का बाकी है, सबर करो खाली। इंटरेस्ट पेड कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे जाएगा, क्योंकि पेड है तो आपने दिया है तो आपके लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट पेड कितना है, 4,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। इतना पोस्टिंग क्लियर है? इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट साइड पे जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव 7,250। डन। फिर कैश विथ ट्रेड बैंक, कैश आपका असेट है, असेट साइड पे कैश विथ ट्रेड बैंक डाल दिया 40,000। डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपका असेट है, असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट डाल दिया, बराबर है। फर्नीचर आपका असेट है, डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, दिया है, रिसीव्ड था, ये अलाउड है, मतलब आपने दिया है, जब आपने दिया तो एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस, आगे ऑडिट फीस, फिर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, फिर उसके बाद क्या था, कैश इन हैंड, आपका असेट है, कैश इन हैंड आ गया। नेक्स्ट उसके बाद कैश इन हैंड का डिपॉजिट मतलब इन्वेस्टमेंट कितना, 1,50,000 रुपए, ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस। ऐसा कोई चीज जो नहीं समझा है, समझा है पक्का? सिर्फ यहाँ पे एक चीज अपन ने चेंज किया था, सेल्स में 15,000, डेटर्स का वैल्यू चेंज किया, क्रेडिटर्स का वैल्यू चेंज किया, एडजस्टमेंट पहले ही सॉल्व हो गया। अब आ जाता हूँ पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 3,93,000, बराबर है 3,93,000, 3,93,000। सर
इसमें बोला था एडजस्टमेंट में इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा कुछ बोला था या नहीं? देखते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st 3,93,000. दिस इंक्लूड गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर ऑन 31st. दिस इंक्लूडेड मतलब इस क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी वो इंक्लूड कर दिया है। नॉर्मली जब भी गुड्स रिटर्न होता है तो हम इसके 4 इफेक्ट्स देते हैं, 2 इफेक्ट नहीं, 4 इफेक्ट। जब गुड्स रिटर्न हुआ तो वापस आ गया अपने पास, सेल्स रिटर्न होगा, कस्टमर कम हो जाएंगे, और गुड्स रिटर्न हो गया तो स्टॉक बढ़ गया, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड। अब उसने बोला क्लोजिंग स्टॉक में तो इंक्लूड कर दिया है आपने, तो आपने कहां नहीं लिखा है? समझ में आया? इसलिए हमको सेल्स रिटर्न में से 15,000 और डेटर्स में से माइनस किया, इन दोनों का रह गया। अभी समझा कंसेप्ट? तो ये क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए करने की जरूरत नहीं थी। अभी समझा? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज ऑन 1st Jan 10,000। परचेज में तो गुड्स परचेज होना चाहिए था, आपने क्या इंक्लूड कर दिया है? तो भाई निकाल दो उसके अंदर से फर्नीचर परचेज, बराबर है। फर्नीचर परचेज यहां से निकाल दिया 10,000, यहां से निकाला फर्नीचर है तो फर्नीचर में ऐड कर दिया। समझ में आ गया ये? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर, कितना %? तो इसका मतलब अब मुझे बताओ हमारे पास कितने फर्नीचर है? 2। ये तो पहले से मेरे पास है, और ये 10,000 कभी परचेज किया मैंने? जैन 2022 को। साल कभी खत्म हो रहा है? मार्च 2022 को। मतलब इसको मैंने सिर्फ 3 महीना यूज किया, बट इसको मैंने 12 महीना यूज किया है। तो 9,000 के ऊपर कितना % डेप्रिसिएशन देना है? 10%। तो इधर आएगा 900 रुपया, ये तो 900 हो गया, बट इधर 1000 आएगा पूरे साल का, तो आधे साल का कितना? 500, मतलब 6 महीने का, और उसके आधे साल का 250 3 महीने का, तो 250 और 900 1150। समझ में आ गया डेप्रिसिएशन? वर्किंग बनाया क्या लोग? नहीं। चलिए वर्किंग बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया डायरेक्टली 1150 दे दिया। 1150 कैसा है मैंने वो बता दिया आपको। डेप्रिसिएशन फर्नीचर का, डेप्रिसिएशन फर्नीचर ऑफिस में होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा टू डेप्रिसिएशन 1150। डने माया नेक्स्ट उसके बाद क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाता हूं। लोन फ्रॉम देना बैंक इन द बुक्स। पहले इसका अकाउंट समझते हैं। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन होता है। आप देख सकते हो लोन फ्रॉम देना बैंक में क्लोजिंग में कितना दिख रहा है? 1 लाख है ना, दिख रहा है ना, इधर भी दिख रहा है, इधर से तो इधर आ गया रहेगा, इधर डेबिट है तो ये क्रेडिट आया ही रहेगा। पहले जब साल चालू हुआ था तो मैंने लोन कितने का लिया था? पहले से लोन 50 था। इस साल मैंने कितने का लोन लिया? तो मिला के अब कितना लोन हो गया? ये समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये है कि मैंने इस साल 50,000 का लोन लिया है, और पहले से मेरे पास लोन कितने का था? 50,000 का था। दोनों को मिला के टोटल लोन कितना है? 1 लाख। आई होप इतना क्लियर है। एडजस्टमेंट पढ़ता हूं। अभी इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट यहां पे तो नहीं दिया है, सन्ड्री डेटर्स वाला दिया है जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। डेटा सॉल्व किया ना मैंने, ये पढ़ लेता हूं। इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। कोई इंटरेस्ट पेड भी दिख रहा है क्या? दिख रहा है 4,500। सबर 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 करेंगे, सबर करेंगे, सबर करेंगे। कितने का लोन लिया था इस साल? 50,000। कितना % पे? तो जरा 50,000 का 12% कैलकुलेट करो, 6,000 आता है। तो मुझे कितना ब्याज देने का इस साल? इस साल जो लोन लिया उस पे मैंने लोन इस साल कितने का लिया है? 50,000। ओपनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, इस साल मैंने लोन कितना लिया है? 50,000 का। 50,000 पे 12% अगर मैं कैलकुलेट करूं कितना आता है? 6,000, बराबर है। 6,000 में से उसने बोला है जो भी इंटरेस्ट भरा है उसमें 3,000 रुपया कभी का भरा है? इंटरेस्ट पेड इंक्लूड ₹3,000 पेड टू देना बैंक को। 3,000 ऑलरेडी मैंने दे दिया है, तो और कितना देने का बाकी? 3,000 देने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। कितना? 3,000। ऐसे देखने जाओ तो 12,000 रुपया होता है, 1 लाख कम।
बराबर। तो 4,500 पेड आपको दिख रहा है, तो बचा कितना? 7.5। 3,000 और पेड, तो बचा कितना? 4.5। ऐसा ही हो गया। तो इतना घुमाने से अच्छा मैंने सीधा रास्ता अपनाया कि इस साल लोन कितना लिया है? सिर्फ 50,000 का। तो 50,000 पे कितना होता है? 6,000। उसमें से भर कितना दिया है? 3,000 भर दिया। आउटस्टैंडिंग कितना है? भाई सीधा आउटस्टैंडिंग का हिसाब दिखाओ ना मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ऐड कर दूंगा। कितना आउटस्टैंडिंग है? 3,000। ऐड इंटरेस्ट दिखाया गया लोग, अच्छा इधर कैलकुलेट किया है। अक्रूड 6,000 रुपए जो भी बताया। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन 6,000, जिसमें से पेड कितना है? 3,000। तो कितना हो गया? 3,000। ये 3,000 अपन क्या करेंगे? देने का बाकी है, लाइबिलिटीज, और इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे। जो भी बोला वही से उल्टा कर दिया, पहले वो ऐड होना चाहिए फिर इधर। इफेक्ट तो समझ में आ गया। आई होप ये क्लियर है। पक्का ना? पक्का या बाउंसर है? पक्का समझा अंजलि? अंजलि आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट 1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स ड्यू टू डिले ऑन देयर पार्ट एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट। अपने को कुछ इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है क्या? किधर तो देखा था इंटरेस्ट रिसीव्ड, बराबर है। अभी इंटरेस्ट जो रिसीव होगा आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर ही होगा। तो अगर आप देखो तो आपने दो इन्वेस्टमेंट मैंने देखा था, एक इन्वेस्टमेंट और एक डिपॉजिट से। इन्वेस्टमेंट है 5% वाला, डिपॉजिट है 10%। डेबिट में भी बोला है ये, बराबर है कि नहीं? तो जरा 25,000 पे 5% कैलकुलेट करो। 1,250, 1,250 आया। और जो डिपॉजिट किया 1.5 लाख, इसका 10% मतलब 15,000 अप्रैल में ये भी। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? इन्वेस्टमेंट का 16,250 मिलना चाहिए। उसमें से उसने बोला जो रिसीव हुआ है वो तो डेटर्स का 1,000 रुपया। तो इसका मतलब 16,000 में से 1,000 तो निकाल दो। 1,000 ही है, 1,000 निकाल दो। 7,250 था, 7,250 था जहां तक मुझे मालूम है। इसमें से 1,000 निकाल दिया तो बचा कितना? इतना मिल गया। 16,250 मिलना चाहिए था, 6,250 ही मिला है। रिसीव्ड कितना मिला है? इतना मिल गया। तो आउटस्टैंडिंग कितना है अभी भी? समझा मैंने क्या बोला? अगर नहीं समझा है तो देखो, 7,250 टोटल रिसीव हुआ है, जिसमें से 1,000 निकाल दो तो रिसीव कितना हुआ? 6,250। मिलना कितना चाहिए? 16,250। अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है? अभी समझा? हाँ या नहीं? तो ये आउटस्टैंडिंग है, मिलने का बाकी है, तो इसमें ऐड कर दिया 10,000 रुपए। एक इफेक्ट क्रेडिट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। मिलने का बाकी तो आपका असेट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आई होप ये क्लियर है। पक्का? प्रोवाइड इंटरेस्ट पेएबल ऑन देना बैंक एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, प्रोविजन कर दिया ना उसका। अब आरडीडी बच गया कितना परसेंट? 5%। भाई 95,000 का 5% कैलकुलेट कर लो, 4750। दूसरा इफेक्ट इधर डाल दो। हाँ डाला भाई, यहाँ पे डाल दिया उन्होंने, बैड डेब्ट्स कहीं पे तो लिखा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4,750। समझा या बाउंसर गया? चलिए और कुछ है क्या देख लो। मेरे हिसाब से पूरा एडजस्टमेंट सब खत्म, पोस्टिंग सब खत्म, हिडन एडजस्टमेंट भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करोगे? क्लोजिंग करोगे। क्लोजिंग में पहले सबका आउटर कॉलम में डाल देता हूं। अब ये साइड का टोटल ज्यादा था, ग्रॉस प्रॉफिट इधर डेबिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आएगा क्रेडिट। अब इसको सबको आउटर कॉलम में डाल दिया है। ऐसे अभी जंगल में घूमना पड़ेगा मेरे को। 70,500 कैप प्रॉफिट आया है, कैपिटल में ऐड और फिर आउटर कॉलम में डाल देंगे। समझ में आ रहा है सम? पक्का सम समझा है? ट्विस्ट क्या था इसके अंदर? एक इंटरेस्ट देना बैंक वाला और इंटरेस्ट रिसीव वाला, ये कंसेप्ट समझ लो, बाकी कुछ भी न्यू नहीं था इस सब में। ठीक है, ये सम फाइनल अकाउंट का लास्ट है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ले लूंगा,
तो आपका जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का यूनिट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें 2 यूनिट था, यूनिट 1 एंड 2। ये यूनिट 1 खत्म हुआ, यूनिट 2 नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में ले लेता हूँ। 9-10 लेक्चर्स 2 लेक्चर्स बनेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए तो फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।